नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, बहुत से लोग बहुत खुश होंगे, बहुत से लोग बहुत दुखी भी होंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो भी हुआ या जो हो रहा है, खास करके वेस्ट बंगाल में, वो अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है और आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल से भड़की हुई चिंगारी, या यूं कह सकते हैं कि उठती हुई आग या लपटें, या यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के माफिया राज का जो पारितोषिक या जो परिणाम निकल रहा है वेस्ट बंगाल में इस समय और जो आगे निकलेगा और निकलने वाला है, वो काफी कुछ इस देश में बदलाव लाएगा। मेरे दोस्त, तमिलनाडु में एक सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी, और अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जो कहा था कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ और गंवारों को वोट नहीं देते, ठीक है। केरल में ठीक है, जो रिजल्ट आया अब उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब आज बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की करेंगे। मेरे दोस्त, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सच तो यह है कि वहां 70 सीटों से ऊपर भारतीय जनता उसकी सीटें घटनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी हैं। 70 सीटों से ऊपर वो किसी भी कीमत पर जा नहीं सकती थी। भारतीय जनता पार्टी उससे कम ही होना था, लेकिन पूर्ण बहुमत से वेस्ट बंगाल जीत लिया है। यह बहुत अच्छा हुआ। मेरे दोस्त, जब चोरी की डेंसिटी, मतलब चोरी का घनत्व एक लिमिट से ज्यादा, यह अंदाजा बीजेपी को भी नहीं, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नहीं रहा होगा कि इतनी सीटें आ जाएंगी। डर के मारे इतना ज्यादा चुरा लिए कि हिस्से में कुछ ज्यादा ही आ गया। यही हुआ, और इसके लिए परसेप्शन बनाना, माहौल बनाना, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सब क्रियाएं बीजेपी करती है, करवाती है। किसी के वोट की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बीजेपी अपने सिस्टम, यानी बीजेपी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, और कहीं ना कहीं इसमें गाहे बगाहे मददगार बन जाता है जुडिशरी भी। तो इन सब के जरिए जो निर्माण नरेंद्र मोदी ने या गुजराती माफियाओं ने, या यूं कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी ने जो माहौल और जो सिस्टम बना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, उसमें चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। चलिए, अगर चुनाव की बात करें तो आपको लगता है वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है और लोग वोट दिए हैं, और ये लोगों के वोट का नतीजा है। कोई भी हंसेगा और कोई भी समझेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ वो अच्छा हुआ। इसके पहले भी मैंने कहा था जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ अच्छा हुआ। मेरे दोस्त, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस मुगालते में हैं कि कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रहकर भी टिके रह सकते हैं, या अकेले ही कुछ ना कुछ बिगाड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे नरेंद्र मोदी का, गुजरात लॉबी का, गुजराती माफियाओं का। ऐसा कुछ बहुत से लोग सोचते हैं। नेता की बात कर रहा हूं, बहुत से नेता अपने प्रदेश में वो सोचते हैं, थोड़ा बहुत सरकार को चला लिए या आ गए या नेता बन गए या जो भी है, इस बात को वो कभी समझ नहीं पाते कि नरेंद्र मोदी ने जिस गोदी मीडिया, गोदी जुडिशरी, गोदी विधायिका, गोदी सिस्टम का निर्माण किया है, उसमें उनको हराना नामुमकिन है। यानी चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। अब अगर सबसे बड़ा सवाल उठाया जाए, क्या भारत में लोकतंत्र है? मैं समझता हूं अगर कोई कहेगा हां लोकतंत्र है, तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। अब रह गई बात कि क्या चुनाव हो रहा है, और वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, अगर आप कहेंगे तो वही बात जोक है, मजाक है। अब आप कहेंगे कि केरला में तो हार गए, तमिलनाडु में भी हार गए, इन सब पर कोई सवाल नहीं है। फिर आसाम और वेस्ट बंगाल पर ही क्यों सवाल है? भाई, चोरी ही वहीं की गई, और
एक राउंड में एक प्रदेश को लक्ष्य बनाते हैं नरेंद्र मोदी। बहुत दिनों से बंगाल पे निगाह थी और दीदी निशाने पर थी। ये बात दीदी समझ रही थी, ममता बनर्जी, लेकिन वो भी इस मुगालते में थी कि मैं मुकाबला अकेले कर लूंगी। यहां तक कि वो इंडिया गठबंधन से भी दूरी बनाए रखी। इसीलिए मैंने कहा आज जो भी परिणाम आया है वेस्ट बंगाल में वो सही है। मेरे दोस्त, अब इसको ऐसे समझिए, अंग्रेजों और मुगलों से बात अगर शुरू की जाए, बताया जाए आपको, तो आप समझोगे। मुगल भी यूं ही नहीं आए थे, वो बुलाए गए थे, दिखाए गए थे, लूटे और लुटवाए गए थे और शेयर हिस्सेदारी भी लिए थे। इसलिए मुगल भी यहां चढ़ के आए। शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। अंग्रेजों को भी यहां बुलाया गया था, दिखाया गया था, हिस्सेदारी ली गई थी, उनको संरक्षण दिया गया था, उनको अच्छा कहा गया था और उनको बुलाकर स्थापित किया गया था और पूरे देश को यह समझाया गया था कि हमारे लिए अच्छे हैं, और पूरा देश गुलाम हो गया। मुगलों के साथ भी वही हुआ, अंग्रेजों के साथ भी वही हुआ। ये हमेशा उनके साथ खड़े रहे जो बाहर से आते हैं, क्योंकि इनको हिस्सेदारी से मतलब है, इनको अपने लाभ से मतलब है। इंडिया गुलाम होता है तो गुलाम हो जाए, और वही हुआ है और अब वही हो रहा है। देश किस आफत में है, देश किस विपत्ति में है, देश में क्या हो रहा है, देश का कितना नुकसान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश कहां चला गया, गरीबी में क्या हालात हैं भारत के, बेरोजगारी के क्या हालात हैं, किसानों के क्या हालात हैं, देश के विकास का क्या हालत है, रुपए कहां चला गया, रुपए के अवमूल्यन का क्या हालत है। ये सारी बातें बेमानी हैं। अगर मानी है तो बस इतनी कि उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, कितना वो लूट रहे हैं, कितना वो कमा रहे हैं और कैसे वो विदेशों में ले जा करके ब्लैक मनी के रूप में विदेशों में जमा कर रहे हैं। उनसे इन्हीं बातों से मतलब है, इस तैयारी में कि कभी अगर भारत में उनके लिए मुसीबत आए, मुसीबत मतलब कानूनी शिकंजा कसे, सरकार बदले, तो ये निकलकर भाग सकें, वहां जाकर अपना वर्चस्व बना सकें, अपने आप को सुरक्षित। मतलब आज राजनीति में जो हैं वो वही कर रहे हैं जो उनके अपने हितों के लिए है, देश से उनका कोई मतलब नहीं है, देश जाए भाड़ में। तो लोकतंत्र के बारे में भी वही है, लोकतंत्र से कोई मतलब ही नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं। और ये चुनाव तो बस एक मजाक बन के रह गया है। लूट तंत्र को किस तरीके से सिस्टमाइज किया जाए, स्थापित किया जाए, चाहे वो धन की लूट हो, चाहे वो जमीन की लूट हो, चाहे वो खनिज की लूट हो, चाहे वो प्रदेशों की लूट हो, चाहे वो राजनीतिक लूट हो, सत्ता की लूट हो, सब एक ऐसे तंत्र के अंदर नरेंद्र मोदी ने समेट लिया है, आरएसएस भी साथ में है, समेट लिया है जहां किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। आम आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आम आदमी लाइन में खड़े होकर मर रहा है, गैस नहीं मिल रही है, दाना नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। इन सब से कोई मतलब ही नहीं, ये सब मुद्दा ही नहीं है। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ये इस मुद्दे को छूती भी नहीं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और खास करके अपने बोले गए जुमले, उस पर तो बात ही नहीं करती। कहां गया काला धन, कहां गया, खैर छोड़िए ये सब बातों को। अब बात इतनी सी है कि चोरी नहीं, डकैती हुई है वेस्ट बंगाल में और बड़ी मात्रा में हुई। वैसे इरादा इतनी चोरी करने का भी नहीं था, वो उनका ये था कि बहुमत और बहुमत से थोड़ा आगे निकल जाएं, बस इतना ही। लेकिन पता कैसे चलेगा, जब चोरी करते समय तो पता नहीं चलता। चोरी हो गई, जब जेब में आ गया तो पता चला रही है तो ज्यादा आ गया। खैर, अब उसके बाद भी क्या होगा। अब रही बात मेरे दोस्त कि वेस्ट बंगाल के चुनाव के रिजल्ट पर अगर कुछ कहा जाए तो बस इतना ही कि चोरी थोड़ी ज्यादा हो गई, अत्याचार अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है और इसके बाद बंगाल के लोग समझेंगे। वैसे बंगाल के लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं किया है और ये रिजल्ट उनके वोट का है ही नहीं जो सामने है आपके। अगर फ्री एंड फेयर चुनाव वेस्ट बंगाल में होता और फिर से अगर हो जाए तो नरेंद्र मोदी 10, 15, 20 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से। पिछली बार भी 77 सीट लूटपाट से ही हुआ था, डेंसिटी कम थी, मतलब कम चुरा पाए थे। इस बार थोड़ा ज्यादा धौंक के
अब पूरी देश की सीआरपीएफ लगा दी, पूरा शस्त्र बल लगा दिया और लूट के सारे तंत्र आपको पता ही है। चुनाव आयोग साथ में ही है, मतलब चुनाव आयोग तो एक पार्टनर है, भागीदार है। बाकी जो सिस्टम है, सिस्टम को लगा दिया। तो कहने का मतलब चोरी हो गई, और यह चोरी होने तक ममता बनर्जी इस मुगालते में थी कि उनके यहां चोरी करना मुमकिन नहीं है, जीतेंगी वही। इसीलिए मैंने कहा कि जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि अब इसके बाद जो बदलाव आएगा, जैसे ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की एक सबसे बड़ी आउटसाइडर कमजोर कड़ी थी, या भारतीय राजनीति में अगर कहा जाए तो बहुत से लोग पूरे दिल से मिलकर के, कम से कम जो भुक्तभोगी हो चुके हैं, जो भोग चुके हैं, जिनको नरेंद्र मोदी काट चुके हैं, रगड़ चुके हैं, पीस चुके हैं, निचोड़ चुके हैं, धुन चुके हैं, उधेड़ चुके हैं, बिखेर चुके हैं, वो तो समझ चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद वो अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझती थी। ये मत कहिए कि मैं उनकी खिलाफत कर रहा हूं, ये उनकी सोच बन गई थी। अगर ये उनकी सोच नहीं बनती, जैसे केजरीवाल आरएसएस से मिली भगत करके जो आज कर रहे हैं, या अब तक जो उन्होंने निर्णय लिया है, अगर इसी तरह से वो आगे चलते रहे, आरएसएस की मुखबिरी करते रहे और अपनी राजनीति को सिर्फ देखते रहे, तो देश का क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बदलाव तो होगा, देश बदलेगा, भारत बदलेगा, इंडिया भारत को बदलेगा। कैसे, ये आगे देखने की बात है। बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। अगर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि इस तरह के तिकड़मी गठबंधन, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, पैसा, ब्लैक मनी और सब कुछ जो उन्होंने किया है, उससे आजीवन इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे और देश को लूटते रहेंगे, ये संभव नहीं है। बदलाव तो होंगे, और वो शुरुआत अब वेस्ट बंगाल से होगी। मैंने कहा बंगाल में जो हुआ वो अच्छा हुआ। इसी तथ्य पर और इसी संदर्भ में कहा कि दीदी को समझ में नहीं आ रहा था, अगर दीदी चाहती और अगर दीदी खुल के, अरविंद केजरीवाल खुल के और दूसरे छोटे मोटे और जो दल थे, अगर खुल के ये समझे होते कि उनको खत्म किया जा रहा है, उनका अस्तित्व मिटने जा रहा है, भारत का वजूद खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, ये बात उनको समझ में आ गई होती, तो इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बना लिए होते 2024 के चुनाव में। लेकिन कुछ लोगों ने जो मुगालते पाल रखे थे, कुछ लोगों ने कुछ जो भ्रम था, जैसे ममता बनर्जी हुई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अखिलेश यादव भी इधर उधर करते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल मुखबिरी करते हैं आरएसएस की, ये उन्हें त्यागना होगा, वरना उनका भी वजूद मिट जाएगा। या फिर पूरे भारत के जितने भी विपक्षी दल हैं और दक्षिण भारत के सभी दल एक साथ हैं। दक्षिण भारत में उनके लिए कोई जगह नहीं है। दक्षिण भारत पढ़े लिखे लोग हैं, दक्षिण भारत समझदार है, दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी यानी उस अनपढ़ गिरोह का कोई भी असर नहीं होगा, यह तो निश्चित है। लेकिन ये भी साथ में हैं, फिर भी सब लोग एक साथ मिलकर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी की बात प्रमुखता से मैं कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई बनी, या फिर 2024 के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन इस पोजीशन में नहीं आई कि सरकार बना ले, तो उसका सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय देना चाहिए तो वो ममता बनर्जी को, यानी दीदी को। और दीदी को उसका परिणाम मिल चुका है। अब रोना रो रही हैं, लात मार रहे हैं, पीठ पे मार रहे हैं, पेट में मार रहे हैं, धकिया रहे हैं, उनके कार्यालय फूके जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, वो तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, अराजक तत्वों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी दूसरे दलों से व्यभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी थे, सब वहीं तो गए हैं। वो क्या करेंगे? वही करेंगे ना। गुंडे, बदमाश, व्यभिचारी क्या करते हैं? वही करते हैं। हाँ, मोदी के साथ खड़े होने के नाते और मोदी के साथ सत्ता में रहने के नाते वो अच्छे हो जाएंगे, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो मोदी के भी बस में नहीं है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर ममता बनर्जी को अगर यह बात समझ में आ गई है और उन्होंने इंडिया गठबंधन को जो पीछे से खींचती रही हैं, उसका परिणाम आज उन्हें वेस्ट बंगाल के रिजल्ट में मिला है और उसके बाद जो हो रहा है उसमें सामने आ रहा है। तो कम से कम अगर अब दीदी को समझ में आ गया होगा, तो दीदी एक फाइटर है।
स्ट्रीट पॉलिटिक्स करना जानती हैं, कम से कम भारत में सबसे प्रमुख रूप से मैं कह सकता हूं। तो दीदी, अगर आप समझ गई हो, अगर दीदी को समझ में आ गया हो, अगर मेरी बात दीदी तक पहुंचे, तो कम से कम अब, और सिर्फ दीदी नहीं, जितने भी और लोग हैं, भाई बंधु, नेताजी, ये जी वो जी, सबके लिए ये वार्निंग है कि अगर अपना वजूद बचाना चाहते हैं, साथ में जिंदगी भी समझ लीजिए। क्योंकि मोदी जी के सामने जब ये लगेगा कि ये मेरे लिए खतरा है, तो वो आपका क्या करेंगे, ये गुजरात की राजनीति से आप का इतिहास, राजनीतिक इतिहास देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, वो हरेन पांड्या वगैरह आपको याद ही होंगे, खैर बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर सबको, पूरे देश के विपक्ष को यह बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे भस्मासुर की तरह पूरे देश पर छा चुके हैं कि उनका तोड़ निकालना बहुत मुश्किल अब होता जा रहा है, हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग अगर समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, तो कम से कम आज अभी वक्त है, एक हो जाइए। राहुल गांधी हमेशा एकता की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, नेतृत्व की क्षमता उनमें है, सहनशीलता है, गंभीरता है और त्याग है, संघर्ष करने की पराकाष्ठा से ऊपर उनमें तपस्या की भावना है, सब कुछ है राहुल गांधी में। और दीदी, आपसे भी यही बात कही जा रही है और दूसरे नेताओं से भी, कि मैं राहुल गांधी का कोई समर्थक नहीं हूं, प्रशंसक नहीं हूं, मैं कांग्रेस का या किसी का, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अगर अपने आप को, अपनी राजनीति को, अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपने लोगों को, अपनी जनता को अगर नरेंद्र मोदी के राज से, नरेंद्र मोदी के माफिया राज से बचाना है, तो एक हो जाइए, यही एक रास्ता है। और मुझे उम्मीद है कि अभी इंडिया गठबंधन सही रूप में सामने आएगा, काम करेगा, एक होगा, बनेगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब दीदी भी सड़क पर उतर चुकी हैं, अब उनके लिए काम बचा नहीं है। वैसे उन्होंने जो निर्णय लिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, सैद्धांतिक रूप से चाहे सही हो या गलत, कानूनन तौर पे वो इस बात के लिए सफल हो या असफल, लेकिन ये जज्बा उनका ये बताता है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं, वो लड़ना चाहती हैं, लड़ना जानती हैं। लेकिन दीदी अकेले नहीं लड़ सकती, आप अकेले कोई भी नहीं लड़ सकता। अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके सभी देश के सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए और इस घुसपैठिया सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता बचा है भारत को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को बचाने का।